हेलो, नमस्कार। मैं चेतन लाल रेकर से आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर समाजशास्त्र का के अंतर्गत जो कंसेप्ट है किनशिप सिस्टम के संदर्भ में चर्चा करेंगे, अर्थात नातेदारी व्यवस्था। नातेदारी एवं विवाह का विषय जो है मानवशास्त्रीय विचारधारा एवं अध्ययन पर एक लंबे समय तक इसका छाया रहा। पिछले 100 वर्षों से इस विषय का विकास भी हो रहा है। अनेक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने विश्व के अलग अलग भागों में बसने वाली जो ट्राइब्स हैं अर्थात जनजातियाँ हैं, उनकी सोसाइटीज़ का अध्ययन किया और अपनी जो रचनाएं थी वो प्रस्तुत की। और इसमें किनशिप है, मैरिज है, फैमिली है और भी अन्य कंसेप्ट हैं, उनके बारे में इन मानवशास्त्रियों ने विषयों के बारे में हमारे ज्ञान में वृद्धि की। खास करके इन विद्वानों में मैक लेनन है, हेनरी मेन है, लुइस मॉर्गन है, रेडक्लिफ ब्राउन है, मेलिनोस्की है, इवांस पिचार्ड है, मुर्डॉक है, मेयर फार्टेस है, लेवी स्ट्रॉस भी है, लुई ड्यूमा है आदि एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम किनशिप के अध्ययन के क्षेत्र में अर्थात नातेदारी व्यवस्था के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उल्लेखनीय है। मानवशास्त्र में नातेदारी का भी वही महत्व है जो दर्शन शास्त्र के लिए तर्क का है और कला के लिए नग्नता का है। वह विषय की मूलभूत साधना है, वह उसके आकर्षण का एक ढंग है। नातेदारी का अध्ययन प्रारंभ करने वालों में वकील एवं विधि शास्त्र के विद्यार्थी थे। इसलिए आज नातेदारी का अध्ययन अधिकार, दावे, दायित्व, पितृधिकार, संविदा जैसी सामूहिक अवधारणाओं और कानूनी शब्दावली से परिपूर्ण है। प्रॉपर्टी का स्थानांतरण एवं उत्तराधिकार किसे होगा, इसका निर्धारण भी नातेदारी की वरीयता के आधार पर किया जाता है। नातेदारी एवं विवाह जीवन के आधारभूत तथ्य हैं। यौन इच्छा विवाह को जन्म देती है और विवाह परिवार और नातेदारी को। तो सृष्टि के प्रारंभ से ही जिन बातों ने व्यक्तियों को सुरक्षा या एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनमें आर्थिक हित, सामूहिक हित, सुरक्षा महत्वपूर्ण है। तो सामूहिक सुरक्षा की दृष्टि से कई छोटे मोटे संघ के निर्माण के बीच व्यक्तियों ने कार्य किया है। वर्तमान युग में भी ये भावनाएं चाहे उचित हो या व्यवहारिक महत्व के नहीं हो, फिर भी अधिकांश भागों में ये अधिक महत्वपूर्ण रही है। अब प्रश्न ये किया जाता है कि आखिर मनुष्य का अपने नातेदारी से इतना लगाव क्यों है। इसका एक संभावित उत्तर ये है कि मानव विकास की एक लंबी अवधि तक उन समाजों में रहा है जिनका आधार नातेदारी पर बने हुए समूह थे। एक व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक सुरक्षा तथा उसका जीवन नातेदारों के हाथ में था। नातेदारी के बिना व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठहीन या मृतक के समान ही माना जाता है। हम परिचितों पर भी अधिक विश्वास करते हैं और नातेदारों से अधिक परिचित और कौन हो सकता है। विज्ञान में चाहे आज कितनी ही प्रगति कर ली हो, परंतु कोई भी समाज अपने को नातेदारी के संबंधों से पूर्णतः अलग नहीं कर सकता। तो कहने का तात्पर्य हम कह सकते हैं कि नातेदारी का प्रत्येक समाज में बहुत ही महत्व है। अब नातेदारी की जो एक्सप्लेनेशन क्या है, यानी कि इसकी व्याख्या क्या की गई, किस प्रकार से इनकी व्याख्या की गई, उसका अर्थ क्या है। तो इसके संदर्भ में चार्ल्स विनिग ने नातेदारी को परिभाषित करते हुए लिखा भी है और कहा है कि नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आ जाते हैं जो कि अनुमानित और वास्तविक वंशावली संबंधों पर आधारित है। ये चार्ल्स विनिग ने कहा है।
इसी प्रकार रेडक्लिफ ब्राउन ने भी इसकी परिभाषा को स्पष्ट करते हुए कहा कि नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरात्मक संबंधों का आधार है। इसी प्रकार डॉक्टर रिवर्स ने भी कहा कि बंधुत्व की मेरी परिभाषा उस संबंध से है जो वंशावली के माध्यम से निर्धारित तथा वर्णित की जा सकती है। इसी प्रकार रॉबिन फॉक्स ने भी कहा कि नातेदारी की अत्यंत सरल जो परिभाषा यह है कि नातेदारी केवल मात्र स्वजन अर्थात वास्तविक, ख्यात अथवा कल्पित समरक्तता वाले व्यक्तियों के मध्य संबंध। इस प्रकार से यह समाजशास्त्रियों ने नातेदारी को डिफाइन किया। तो इन परिभाषाओं से ये विश्लेषण करने से तो ये स्पष्ट ही है कि हम नातेदारी में उन व्यक्तियों को शामिल करते हैं जिनसे हमारा संबंध वंशावली के आधार पर होता है, और वंशावली संबंध जो है परिवार से पैदा होते हैं और परिवार पर निर्भर है। तो ऐसे संबंधों को समाज की स्वीकृति भी आवश्यक है। तो हम नातेदारी एक सामाजिक तथ्य है जिससे समाज की स्वीकृति महत्वपूर्ण है, और संबंधों की सामाजिक स्वीकृति के नियम जो है वो अलग अलग समाजों में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है, यानी इसका कोई सर्वमान्य तरीका नहीं है। नातेदारी को हम ब्लड रिलेशन या मैरिज रिलेशन के बीच को सम्मिलित करते हैं, यानी कि ब्लड रिलेशन को हम नातेदारी की आंतरिक व्यवस्था कर सकते हैं और विवाह संबंधों को इसकी बाह्य व्यवस्था। इस प्रकार से नातेदारी की ये विशेषताएं से पहले इसकी परिभाषाओं को स्पष्ट किया गया। अब आती है टाइप्स ऑफ किनशिप अर्थात नातेदारी के भेद। सामाजिक संबंधों में से सार्वभौमिक और आधारभूत संबंध से हैं जो प्रजनन पर आधारित होते हैं और प्रजनन की जो कामना है दो प्रकार के संबंधों को जन्म देती है, एक समरक्त संबंध, दूसरा विवाह संबंध। अब प्रजनन के आधार पर उत्पन्न होने वाले सामाजिक संबंधों में से एक प्रकार वह है जो रक्त या समरक्तता के आधार पर बनता है, जैसे माता पिता और संतानों के बीच जो रिलेशन है। संतानें माता पिता से वाहिका अणु द्वारा ग्रहण करती है और ऐसी मान्यता है कि उनमें समान रक्त पाया जाता है। इसी प्रकार से भाई बहनों में भी रक्त का संबंध होते हैं। एक व्यक्ति के माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, मामा माँ, नाना नानी, चाचा बुआ आदि ये सब रक्त संबंधी है, लेकिन रक्त संबंधियों के बीच सदा ही प्राणी शास्त्रीय संबंध होना आवश्यक नहीं है। उनके बीच काल्पनिक संबंध भी हो सकते हैं। इन संबंधों को यदि समाज की स्वीकृति देता है तो वास्तविक संबंधों की तरह वो भी माने जाते हैं। इस प्रकार से दूसरा जो प्रकार है किनशिप का भेद है वो है विवाह संबंध। प्रजनन पर आधारित नातेदारी के संबंधों में विवाह संबंध भी है जो विषम लिंगियों के बीच समाज की स्वीकृति के परिणाम स्वरूप स्थापित होता है। केवल पति पत्नी विवाह संबंध नहीं है, वरन उन दोनों के परिवारों के अनेक संबंधी भी परस्पर विवाह संबंधी होते हैं, जैसे सास ससुर, ननद भौजाई, जीजा साली, साला साडू, फूफा भाभी बहू आदि। इन संबंधों को दो व्यक्तियों के संदर्भ में प्रकट किया जा सकता है। सास बहू, सास ससुर बहू, पति पत्नी, जीजा साली, देवर भाभी, ननद भौजाई, साला बहनोई, भामा भांजा, भतीजा फूफा आदि। इन संबंधियों के जो संबंध है वो संबंध कैसे हैं? रक्त के नहीं आधारित नहीं है बल्कि विवाह आधारित। इस प्रकार से दो प्रकार के जो नातेदारी के संबंध देख सकते हैं। अब आती है कैटेगरीज ऑफ द किनशिप, नातेदारी की श्रेणियाँ। जितने भी नातेदार हैं उन सब में हम समान रूप से संपर्क, निकटता, घनिष्ठता नहीं रखते। कुछ बहुत ज़्यादा निकट है तो कुछ दूर है। तो इसके आधार पर इस समाज में जो विभिन्न प्रकार की नातेदारी की श्रेणियों को बांटा गया। मर्डक ने अब नातेदारी की श्रेणियाँ पर गहन कार्य किया
और उन्होंने बताया कि पहला जो संबंध श्रेणी है वो है प्राथमिक संबंधी। वे व्यक्ति जिनका हमारा सीधा से रिलेशन होता है, जिनके संबंध को प्रकट करने के लिए कोई और संबंधी बीच में नहीं है। तो एक प्रकार से 8 प्रकार के जो प्राथमिक संबंध हैं हो सकते हैं, जिसमें हम रक्त संबंध से संबंधित या एक विवाह से संबंधित होता है, जैसे पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्र, माता पुत्री, भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन, ये सभी ब्लड रिलेशन, ये प्राथमिक संबंध। दूसरे द्वितीयक, सेकेंडरी रिलेटिव्स। द्वितीयक संबंधी में वे हैं जो उपयुक्त प्राथमिक संबंधियों के प्राथमिक संबंधी हैं। उदाहरण के लिए जैसे एक व्यक्ति का दादा उसका द्वितीयक संबंधी है, क्योंकि दादा से पोते का रिलेशन पिता के द्वारा, और पिता के पिता के आपस में प्राथमिक संबंधी है, और ये रक्त संबंधी द्वितीयक रिश्तेदार है। तो रक्त संबंधी द्वितीयक रिश्तेदारों के और भी उदाहरण जैसे चाचा भतीजा, मामा नाना नानी आदि। ये विवाह द्वारा बनी नातेदारी में द्वितीयक संबंधों में हम ससुर सास, साला बहनोई, साली, देवर भाभी आदि को गिन सकते हैं। यह द्वितीयक संबंधी हुई है। तीसरे प्रकार की श्रेणी को कहते हैं तृतीयक संबंधी। वे जो हमारे द्वितीयक संबंधी के प्राथमिक संबंधी है, यह हमारे प्राथमिक संबंधियों के प्राथमिक संबंधी है, यह हमारे प्राथमिक संबंधियों के द्वितीयक संबंधी है। जैसे पितामह, ये हमारे कौन सी रिलेटिव हुई है? थर्ड। टेरिटरी अर्थात तृतीयक संबंधी, क्योंकि हमारे पिता हमारे प्राथमिक हुए और पिता के पिता द्वितीयक हुए और दादा के पिता हमारे तृतीयक हुए। इसी प्रकार साले का लड़का हमारा तृतीयक संबंधी होगा, क्योंकि साला हमारा सेकेंडरी रिलेटिव्स है, तो उसका पुत्र हमारा तृतीयक संबंधी हुआ। इस प्रकार के मर्डक ने 151 प्रकार के तृतीयक संबंधों को उल्लेख किया। इस प्रकार संबंधों की श्रृंखला हम चतुर्थ, पंचम, षष्टम आगे भी ले जा सकते हैं। ये तो इस श्रेणियां जो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक संबंधी के आधार पर बताई गई। अब कॉन्सेप्ट के कुछ टर्म्स हैं, कुछ संबंध हैं, उसके बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक है। मजूमदार मदान ने कहा था कि संबंध सूचक शब्द ऐसी संज्ञाएं हैं जिनका प्रयोग विभिन्न प्रकार के संबंधों को उल्लेख के लिए किया जाता है। जब हम किन्हीं लोगों के नातेदारी के नियमों व्यवहारों को समझना चाहते हैं तो हमें यह अवश्य पूछना होगा कि वे सब जिनको किस प्रकार वर्गीकृत करते हैं, उनमें भेद किस आधार पर करते हैं, और उनको पुकारने के लिए किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो नातेदार को संबोधित करने के जो शब्द हैं उनको संज्ञा शब्द कहा। उनको विभिन्न श्रेणियां भी हैं, उन विभिन्न श्रेणियों को उप श्रेणियों में भी डिवाइड किया गया है। कभी कभी तो इनका विभाजन सामाजिक वास्तविकता के साथ साथ सामंजस्य स्थापित करता है और कभी कभी नहीं भी करता। तो इस प्रकार नातेदारी सूचक शब्दों का अध्ययन भी उतना ही प्राचीन है जितने कि मानव शास्त्र। तो मानव शास्त्र में नातेदारी से संबंधित जो साहित्य का कम से कम आधा भाग इस बात पर लिखा गया है कि हम अपने वंश संबंधियों, विवाह संबंधियों को संबोधित करने के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग करें। तो मॉर्गन ने नातेदारी तत्व को समझने के लिए शब्दावली के अध्ययन को राजमार्ग बताया और शब्दों का प्रयोग भी किया। तो उनका यह वर्गीकरण आज मानव शास्त्र में सर्व रूप से सामान्य है, और इनका जैसे विशिष्ट वर्णात्मक है शब्द है, यथार्थ संबंध सूचक होते हैं, जैसे केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होते हैं जिनके संदर्भ में या जिनको संबोधित करते हुए हम बात की जाती है। उदाहरण के लिए हम कहते हैं पिताजी, तब हमारा अर्थ एक विशिष्ट संबंधों से ही है जो समाज में पिता के संबंधों से जाना जाता है। पुत्र, पुत्री, पत्नी, माँ आदि अनेक प्रकार के ऐसे विशिष्ट शब्द हैं। तो ये शब्द संज्ञाएं के शब्द आगे काम। दूसरी इस प्रकार वर्णात्मक पद्धति के अंतर्गत भी एक शास्त्रीय एवं भिन्न शास्त्रीय कई व्यक्तियों प्राय विवाह मूलक जो संबंधियों के लिए एक ही शब्द
एक ही संबंध सूचक शब्द का प्रयोग किया गया है। संबंध सूचक शब्द इन सभी व्यक्त संबंधों को एक वर्ग के रूप में समान मानता है। तो कुछ लोगों में जैसे अलग हेपू शब्द का प्रयोग किया गया, दादा दादा नाना नानी के लिए मौसा शब्द है। तो इस प्रकार से जो वर्णात्मक शब्द भी इसमें काम में लिए गए। अंग्रेजों में कजन शब्द का प्रयोग चचेरे, मम्मेरे, फूफेरे, मौसेरे भाई बहनों के लिए किया जाता है। इसी प्रकार अंकल शब्द का प्रयोग पिता के भाई, मामा, फूफा, मौसा। तो रिवर्स ने संबंध सूचक जो संज्ञाओं को एक तीसरी पद्धति का भी उल्लेख किया है, जिसका प्रयोग जैविक परिवार के सदस्य आपस में करते भी। इसी प्रकार क्रोबर और लोबी ने भी अपने अनुसंधान के आधार पर यह बताया कि भाषा की दृष्टि से यदि संज्ञाओं का वर्गीकरण करें तो प्रत्येक संबंध की विशिष्ट संज्ञा मिल सकती है। व्यावहारिक दृष्टि से संभव नहीं हो पाता कि वे संज्ञाएं विशिष्ट से वर्गीकृत होने लगती। विशिष्ट संज्ञाओं से ही वर्गीकृत संज्ञाओं का उद्भव हुआ है, जिसको हम 6 प्रमुख या 3 गौण कसौटियों का उल्लेख कर सकते हैं, जिनके आधार पर विशिष्ट संज्ञाएं प्राप्त की जा सकती है। जैसे पीढ़ी, संबंध संज्ञाएं अलग अलग पीढ़ियों के लिए अलग अलग होती है, लेकिन जहाँ पीढ़ी का विचार गौण हो जाता है, सभी पीढ़ियों के लोगों में एक ही संज्ञा से पुकारते हैं, तो वर्गीकृत संज्ञा का जन्म होता है। इसमें यौन भेद, माता पिता, भाई बहन आदि का अंतर यौन भेद पर आधारित है, परंतु नागा समाज में इस संबंध का नियम का उल्लंघन हुआ। वहाँ सी शब्द द्वारा बड़े भाई, पत्नी की बड़ी बहन, पति के बड़े भाई, बड़ी बहन के पति, बड़े भाई की पत्नी, मामी तथा पिता के भाई की पत्नी को संबोधित किया जाता सी से। यौन भेद के आधार पर। वैवाहिकता, संबंधों का निर्धारण हम रक्त या विवाह के आधार पर करते हैं और दोनों के लिए अलग अलग प्रकार के शब्द संज्ञाएं, जैसे जब दोनों के भेद बुलाकर एक ही संज्ञा से पुकारा जाने लगता है तो वर्गीकृत संज्ञाएं प्रयुक्त होती है। जैसे ममेरे, फुफेरे, भाई बहनों का विवाह होता है, वहाँ बहन की लड़की भांजी को उस संज्ञा से पुकारते हैं जिससे पत्नी को पुकारा जाता है। इसी तरह पिता की बहन बुआ, पत्नी की माता, सास को भी एक ही संज्ञा से पुकारा जाता है। इसी प्रकार समवाहिता, एक ही पीढ़ी के संबंधियों में भी घनिष्ठता में अंतर होता है, जैसा कि हम नातेदारी की श्रेणियों में दौरान देख चुके हैं। श्रेणियाँ प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक आदि प्रकार की हुई है, जैसा कि हमने पहले में वर्णन किया ही था। सीमा विभाजन, द्वितीयक एवं आगे की श्रेणी के संबंधियों की गणना या तो स्त्री के प्राथमिक संबंधियों से करते हैं या पुरुष के प्राथमिक संबंधों से। तो जिन समाज में विशिष्ट संज्ञा व्यवस्था है, वहाँ दोनों प्रकार के संबंधी व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न संज्ञाएं होनी चाहिए। जैसे हिंदुओं में माता के पिता को नाना कहते हैं, परंतु पिता के पिता को दादा कहते हैं, जबकि अंग्रेजी भाषा में ग्रैंडफादर दोनों के लिए काम आता है। तो इस प्रकार सीमा विभाजन के नियम का पालन न होने से भी अंग्रेजी में ग्रैंडफादर शब्द को वर्गीकृत संज्ञा हो गई। इसी प्रकार दूरता, सामाजिक संबंधों को प्रकट करने का समाजशास्त्र नियम यह है कि दो व्यक्तियों के बीच स्थापित जो सोशल रिलेशन है को दर्शाने के लिए व्यक्ति भिन्न भिन्न संज्ञाओं का प्रयोग करे। अधिकतर इस नियम का पालन किया जाता है, जैसे पिता पुत्र संबंध में पुत्र पिता को पिता कहता है तो पिता पुत्र को पुत्र कहता है, किंतु मातुल्य संबंध में कहीं कहीं मामा एवं भांजे एक दूसरे को एक संज्ञा से पुकारते भी रहे। इनके अतिरिक्त भी 3 प्रकार की कसौटियाँ गौण हैं, जिसमें सापेक्षिक आयु, वक्ता का लिंग, मृत्यु का तथ्य, ये कुछ समाजों में बताए गए। इस तरह से नातेदारी व्यवस्था के संबंध में उसकी व्याख्या, उसकी श्रेणियाँ, उनके संबोधन के शब्द, उनकी संज्ञाएं, ये सारी चीज़ बातें आज हमने चर्चा की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।